आपके साथ मनोराज सक्सेना बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोटा से आ रही खबर के साथ। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कोटा के बूंदी का रोड का है। वीडियो में चलती बाइक पर युवक युवती रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पीछे की बाइक लेकर चल रहे युवक के दोस्तों ने बनाया है। वीडियो में युवक युवती आमने सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोनों कपल ट्रैफिक नियम तोड़ने के साथ ही खुलेआम अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर कुलाड़ी थाना पुलिस का कहना है कि अभी हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। ये जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये खबर है कि वीडियो जो है वो कोटा का है। चलती बाइक पर युवक युवती रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो पीछे के बाइक लेकर चल रहे युवक के दोस्तों ने बनाया है। वीडियो में आप देख सकते हैं युवक युवती आमने सामने बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों कपल ट्रैफिक नियम को तोड़ तो रहे हैं, साथ में खुलेआम अश्लील हरकत भी कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कुलाड़ी थाना पुलिस का कहना है कि अभी हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली के वार्ड संख्या 18 स्थित बूचा हेड़ा मोहल्ले समेत अन्य स्थानों पर पेयजल समस्या से त्रस्त महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मटके तोड़कर विरोध दर्ज कराया है। महिलाओं ने धरने पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। गुस्साई महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। वहीं विरोध जता रही महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में करीब 20 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा है। बात भीषण गर्मी की करते हैं। खबर चूरू से है, जहां पर भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। गर्मी के बीच रेड अलर्ट के बीच यहां पर पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में यहां तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। तन झुलसा देने वाले लू के थपेड़ों की वजह से बाजारों दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। आग उगलती सड़कें भी सुनसान नजर आई। जरूरी काम से घरों के बाहर निकलने लोगों ने अब धूप से बचने के लिए सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया है। नगर परिषद की दमकल से आग उगलती सड़कों पर पानी का छिड़काव भी कराया गया, लेकिन तपती सड़क पर पानी कुछ ही देर के लिए भाप बनकर वहां पर उड़ता हुआ नजर आया। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक अभी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कतई नहीं है। चूरू में भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ चिलचिलाती धूप और सीवियर हीट वेव की वजह से पारा पिघलकर 48 डिग्री के करीब है वो पहुँच गया है। यहाँ सुबह नहीं होती, सीधे ही दोपहर हो रही है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि सुबह सुबह भी यहाँ 38 डिग्री के करीब है वो तापमान चलता है। जो गर्मी का एहसास है वो सुबह 8 बजे ही होने लगता है। इसके अलावा अगर बात करें सीवियर हीट वेव की, तो दिन भर जो सीवियर हीट वेव है उसकी वजह से लोग हैं वो ज़रूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं। दिन भर जो बाजार है उन बाजारों में भी लोगों का आवागमन काफ़ी कम रहता है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको भी सूती कपड़ा या अन्य जो गर्मी से बचने के सामान हैं वो। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हिंसा की खबर है। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल हुआ है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई, एक महिला की मौत हो गई। आगजनी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला है। चुनाव आयोग ने अब इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। तो एक बार फिर पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर है। नंदीग्राम की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद मोर्चा यहां पर संभाल लिया गया है केंद्रीय सुरक्षा बल की तरफ से। चुनाव आयोग भी अब एक्टिव हुआ है। पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल की तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हुई और एक महिला की इसमें मौत हो गई। आगजनी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंचा है और पूरी तरह से यहां पर मुस्तैदी दिखाता हुआ चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। तो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हिंसा की खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति हिंसा से हमेशा से जुड़ी रही है और चुनाव के बीच एक बार फिर हिंसा जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े भी कर रही है। बंगाल में एक बार फिर बवाल की तस्वीरें। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई। आगजनी की तस्वीर आपके सामने है और इसी आगजनी के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। अपने दर्शकों को बता दें कि 7 चरणों में लगातार यहां पर मतदान हो रहा है और अब 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले नंदीग्राम में
हिंसा की खबर है। चुनाव से पहले बंगाल में फिर बवाल हो गया। बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया, जिसमें एक महिला की मौत तक हो गई। आगजनी हुई है, तस्वीरें आपके सामने हैं। और इस आगजनी के बाद केंद्रीय सुरक्षा बल मुस्तैद हो गया है, मोर्चा संभाल लिया है। छत की चादर आंखों पर पसरी है। इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम, जो अतीत के पन्नों में सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए, जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो जमकर झड़प हुई, उसके बाद झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। नंदीग्राम में हुई हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि इस हिंसा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसका आरोप लगा टीएमसी पर। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। और पश्चिम बंगाल के बाद आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर 25 मई को वोट डाले जाने हैं। यानी छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन इस बीच स्वाति मालीवाल पिटाई कांड की कहानी सीएम केजरीवाल के लिए गले की फांस बन गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ क्या होने वाला है? क्या 2019 के नतीजे रिपीट करेगी बीजेपी? क्या पिटाई कांड से असर पड़ने वाला है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़ी जो कहानी शुरू हुई, वो कहानी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। वो भी ठीक तब जब दिल्ली में चुनाव सिर पर है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। यही वजह है कि गुरुवार की सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का काफिला पहुंचने लगा। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और आतिशी, एक एक करके सारे नेता अरविंद केजरीवाल के दिल्ली दरबार में पहुंच गए। इस देश के लोग, दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रधानमंत्री की दुर्भावना और बदले की राजनीति को आज इस स्तर तक पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि उनके बूढ़े माँ बाप को भी नहीं बख्श रहे हैं। उनके बूढ़े और बीमार माँ बाप को भी पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करवा रहे हैं। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात का जवाब देगी। पूरा देश, पूरी दिल्ली इस बात को देख रही है। अरविंद केजरीवाल के घर ये भीड़ उस वक्त जुटी है जब बीजेपी 7 सीटों पर 2019 का लोकसभा चुनाव रिपीट करना चाहती है। स्वाति मालीवाल को क्यों मारा गया केजरीवाल जी की उपस्थिति में? केजरीवाल जी क्यों स्वाति मालीवाल की असॉल्ट के संदर्भ में अब तक स्पष्ट रूप से बोले नहीं? केजरीवाल जी के सानिध्य में क्यों एक राज्यसभा सांसद पर असॉल्ट हुआ, इत्यादि इन प्रश्नों का उत्तर अभी तक जनता को नहीं मिला है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत ये है कि पिटाई कांड के बाद से स्वाति मालीवाल ने बगावत के जो सुर बुलंद किए हैं वो जस के तस हैं। इस बीच दिल्ली गैंग रेप की शिकार निर्भया की मां भी स्वाति मालीवाल के समर्थन में आ गई। निर्भया की माताजी ने देश में इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ी है। जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था। आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ, पर कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी बीजेपी एजेंट बता देंगे। बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरती रही है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती न सिर्फ साख को बचाने की है बल्कि उन दावों पर भी खरा उतरने की है जो दावे केजरीवाल सरकार लगातार करती रही है। बंगाल में ओबीसी कोटे में मुसलमानों के आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां पीएम मोदी समेत बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंडिया गठबंधन के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। वहीं टीएमसी ने कोर्ट के आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने यह आदेश दिया है वो इसे अपने पास ही रखें, वो हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी की बांछें खिल गईं, लेकिन दीदी का चेहरा तमतमा उठा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से ही ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रही बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका। लिहाजा फैसला आते ही बीजेपी और टीएमसी की तरफ से बयानों की बौछार शुरू हो गई। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ওকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে যে রায় দিয়েছেন, যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। सीएम ममता बनर्जी अपनी जिद के लिए जानी जाती हैं। उनकी जिद है कि किसी भी कीमत पर बंगाल के सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिले, भले ही उसके लिए संविधान के विधान को तार तार करना पड़े। लेकिन संविधान का प्रहरी न्यायपालिका विधायिका के हर उस फैसले को बदलने या रद्द करने की ताकत रखता है जो देश के संविधान के खिलाफ हो, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही किया। देखिए, ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस, पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? তাকে উপেক্ষা করে আপনারা 2011 সালে মামাটি মানুষের সরকারকে সমর্থন করে পরিবর্তনের সরকার তৈরি করলেন।
সেই দিন থেকে শালবনির মাটিতে উন্নয়নের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে সেটা অব্যাহত রাখার ভোট এই ভোট। আপনারা দেখুন, আমি 4 দিন আগে ঝাড়গ্রামে নয়াগ্রামে গেছিলাম। আমি নয়াগ্রামে গিয়ে বলে এসেছিলাম যে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি জেতে তাহলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তপশিলি মায়েরা, ভাইয়েরা এবং তপশিলি জাতি উপজাতি তালিকাভুক্ত মায়েরা। बंगाल के मुसलमानों को आरक्षण देने की ममता बनर्जी की जिद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगी और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिलवाएगी। और जिस पब में नाबालिग आरोपी को शराब परोसी गई उसे सील कर दिया गया है और अब पुणे नगर निगम ने कोरेगांव पार्क में मौजूद 2 और अवैध पबों पर कार्रवाई की है, जिन्हें बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया है। जिन पब पर कार्रवाई की गई है वो अवैध अतिक्रमण में बने हुए थे। इसके साथ ही पुणे नगर निगम ने शहर के अन्य सभी पब मालिकों को नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। तो वहीं इस घटना के बाद अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पुणे हिट एंड रन हाई प्रोफाइल केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। पुणे हिट एंड रन केस में अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जिस रईसजादे 17 साल के नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से 24 साल के एक लड़के और एक लड़की की जान ले ली, उसके दादा का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग के दादा सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने अपने भाई से संपत्ति विवाद में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मदद ली थी। आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल का अपने भाई आर.के. अग्रवाल से कुछ संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में सुरेंद्र अग्रवाल ने छोटा राजन को सुपारी दी थी। इसके बाद छोटा राजन के कुछ गुर्गों ने आर.के. अग्रवाल को धमकी देने भेजा। इस दौरान आर.के. अग्रवाल के दोस्त अजय भोसले पर फायरिंग भी हो गई। इस मामले में नाबालिग आरोपी के दादा को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया था। कनेक्शन हो, अभी पूरी तफ्तीश होगी और सब तरीके से जो भी उनके काम होंगे, कार्रवाइयां होगी, हर चीज के ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। शायद यही वजह है कि रसूखदार परिवार से आने वाले नाबालिग आरोपी को कानून का डर नहीं था, इसलिए पहले उसने बेधड़क पब में जाकर हजारों रुपए शराब में खर्च किए और उसके बाद तेज रफ्तार कार चलाकर 2 जिंदगियों को रौंद दिया। और जब उसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाया गया तो पुलिस स्टेशन में वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी ऑर्डर की गई। 15 घंटे में ही जमानत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने आरोपी को जुवेनाइल की जगह बालिग की तरह ट्रीटमेंट की अपील की है। इसे लेकर आम लोगों का गुस्सा ऐसा है कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान एक संगठन ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंकने की कोशिश की। इस बीच पुणे नगर निगम ने अवैध पब पर बुलडोजर चलाया है। पुणे के पॉश इलाके कोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब तोड़े जा रहे हैं। पुणे के जिस पब ने नाबालिग को शराब परोसी उस पर एक्शन हुआ, लेकिन देश के कई शहरों में नाबालिगों को धड़ल्ले से एंट्री दी जाती है और शराब परोसी जाती है। इसका CNN न्यूज 18 ने पर्दाफाश किया। हमारे कैमरे पर कनॉट प्लेस हौज खास के कई पब स्टाफ ने कबूल किया कि वो 25 साल से नीचे के युवाओं को शराब परोसते हैं। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसीएस शुभ्रा सिंह एसएमएस हॉस्पिटल पहुंची हैं, एसएमएस अधीक्षक से चर्चा कर रही हैं।
बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जयपुर से है। एसीएस शुभ्रा सिंह एसएमएस हॉस्पिटल पहुंची। एसएमएस अधीक्षक से इस वक्त उनकी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, बड़ी मीटिंग चल रही है। राजधानी जयपुर से एसएमएस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एसएमएस अस्पताल एसीएस शुभ्रा सिंह पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, एसएमएस अधीक्षक से उनकी चर्चा चल रही है। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। आरयू सीनेट की बैठक संपन्न हो गई है। दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड का अनुमोदन किया गया, डिग्रियों का ग्रेड पास किया गया। इस बार 19 जून को दीक्षांत समारोह होगा, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो जो बैठक खत्म हुई आरयू सीनेट की, उसको लेकर बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि दीक्षांत समारोह के ड्रेस कोड को भी तय कर लिया गया है, डिग्रियां को ग्रेड पास किया गया है और साथ ही 19 जून को जानकारी मिल रही है कि दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। तो आरयू से जुड़ी हुई बड़ी खबर जयपुर से, दीक्षांत समारोह के आयोजन की जानकारी और तिथि 19 जून की तय की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।